फिर से मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं उपकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क सेवा उपकार क्लासेस में, जहां मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं निरंतर आपको क्रमवार विषयवार वीडियो डालता रहूंगा। इसी कड़ी में संवैधानिक विकास की यात्रा को मैं फिर से आगे ले चल रहा हूं। उसका तीसरा चौथा पार्ट आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपनी भारत में आती है और कंपनी व्यापार के साथ साथ अब राजनीतिक भूमिका का निर्वहन वो शुरू कर देती है और शासन को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। चूंकि कंपनी में भ्रष्टाचार आ चुका था और उस कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यानी ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में। उसके बाद की प्रक्रिया आपके सामने यहां पर है। 1773 में जहां मैंने आपको बताया था, उस दौरान प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का नहीं, अब ये बंगाल का गवर्नर कहलाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी अगर ये बंगाल का गवर्नर जनरल था तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कंपनी का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, तब भी आप यही बताएंगे कि अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि लॉर्ड क्लाइव था। अब हम बात करते हैं, मैंने यहां एक हेडिंग डाला, प्रक्रिया आगे बढ़ी। 1786 अधिनियम में क्या होता है? 1773 के बाद एक सेटलमेंट एक्ट आता है 1781, जिसमें थोड़ी बहुत सुधार करके उसको आगे बढ़ाया जाता। फिर 1786 में एक और अधिनियम आता है, उसमें निरंतरता के साथ, और वहां के गवर्नर जनरल को एक और पद दे दिया जाता। अब भाई शासन ही नहीं करोगे, पूरी तरह अपने ब्रिटिश क्षेत्र को प्रसार करने के लिए आपको एक और पद दिया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया आर्मी इन चीफ। हमारे यहां आर्मी इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। यानी इसकी जो भूमिका होगी गवर्नर जनरल की, वो राष्ट्रपति की ही तरह। इसके अंतर्गत वो सिर्फ न शासन करता था, बल्कि वह नेतृत्व भी कर रहा था। यानी कमांडर कह सकते हो, आर्मी इन चीफ कह सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि आर्मी इन चीफ किस एक्ट के तहत आया, तो आप बताओगे 1786। कोई दिक्कत? इसके बाद अब आप देखोगे 7 वर्ष का डिफरेंस, यानी 7 साल के बाद फिर एक और एक्ट आता है, जिसका नाम है 1793 का एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है? चूंकि सरकार समय समय अपने शासन व्यवस्था में देखती है कि सुधार कितना हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, और उसमें क्या किया जाए, तो इसी दौरान कंपनी को संसद को यह लगा, ब्रिटिश संसद को यह लगा कि कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। अब कंपनी पर थोड़ा लगाम कसते हुए केवल अब एक बात कह गया कि कंपनी को अब सिर्फ 20 वर्ष तक व्यापार कराया जाएगा। यानी 20 वर्ष के लिए चार्टर को और बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और किस एक्ट के तहत? तो आप क्या बताओगे? 1793 के एक्ट के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब देखिएगा, अब कंपनी को नियंत्रित कौन कर रहा था? कंपनी को नियंत्रित कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बीओसी कहा गया। और व्यापारिक काम कौन कर रहा था? बीओडी कर रहा था। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा था। एक पॉइंट ध्यान में रखना, अभी तक यानी 1793 के पहले, यानी आप देखोगे जब 1757 से लेकर के 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो 1757 से लेकर के 1793 तक वेतन जो है व्यापारियों को, अधिकारियों को, यह ब्रिटिश क्षेत्र से दिया जाता था। यानी ब्रिटेन में जो आय होती थी उससे दिया जाता था।
पहली बार ऐसा हुआ कि 1793 में अब कहा क्योंकि काम तुम वहीं कर रहे हो, टैक्स वहीं वसूल रहे हो, तो वेतन तुमको यहां से नहीं मिलेगा। और इस तरह पहली बार अधिकारियों का वेतन भारतीय धन से मिलना प्रारंभ हुआ। कब से? 1793 में। एक पॉइंट और आता है 1793 में, चूंकि उस दौरान एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोगों ने सुना होगा इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत योगदान है, इसीलिए इसे भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा गया। न सिर्फ नागरिक सेवा का जनक कहा गया बल्कि पुलिस सेवा का जनक, जो आप लोग देखते हैं दरोगा, थाना, चौकी, ये सारे शब्द इस बंदे ने दिया। दूसरा, आज आप लोग एक आईएएस का पद देखते होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहले ये सर्विस आईसीएस के रूप में जाना जाता था। इसी आईसीएस को हम कलेक्टर बोलते थे, कलेक्टर साहब। और ये जो कलेक्टर पद है वो देने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे आज हम लोग डीएम के रूप में जानते हैं। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखे रहना। इसी को जिला न्यायाधीश, जिला मुख्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अब बात होती है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आईसीएस की जो स्थापना किया वो 21 अप्रैल 1793 में लंदन में किया, और उसकी जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई वह 18 की गई। याद रखे रहना, लंदन में जाकर के परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति, और भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने आईसीएस की परीक्षा पास किया था। आईसीएस की परीक्षा पास किया और आईसीएस बना, दोनों अलग अलग मैटर है। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला पहला व्यक्ति था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन आईसीएस बनने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इस बात को याद रखे रहना, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर बहुत बार पूछा गया है। पास किसने किया तो आप बताएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक और कहानी आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी आईसीएस की परीक्षा पास करके चौथी रैंक हासिल किया था, तो वो परीक्षा देना नहीं चाह रहे थे। उनके पिताजी ने कहा परीक्षा पास कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो कहा ठीक है, परीक्षा पास कर लेंगे, फिर हम वही करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। और उन्होंने आईसीएस की न केवल परीक्षा पास की बल्कि वो टॉप रैंकर भी रहे, और बाद में देश की सेवा में उन्होंने अपना जीवन भी समर्पित किया। इनकी कहानी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है 1813। अब ध्यान से देखना, 1813 की बात आती है। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट में अब जो मोनोपोली था, मोनोपोली किसका? मोनोपोली था कंपनी का। कंपनी के मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। अब मोनोपोली क्या होता है? कंपनी का मोनोपोली का मतलब होता है कि कंपनी ही व्यापार करेगी, कंपनी के अलावा कोई भी देश या कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति यहां व्यापार नहीं करेगा। तो सरकार को यह लगा इससे व्यापार में ग्रोथ नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो यहां व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी भी करे व्यापार, प्लस आप कोई भी यहां से जा सकता है और व्यापार भारत में कर सकता है। यह पहली बार किस एक्ट के तहत आता है? 1813। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1813। दूसरी बात, लेकिन एक चीज और भी दिया गया, कंपनी को एक चीज दिया गया कि कंपनी चाय का व्यापार कर सकती है, क्योंकि चाय में सबसे ज्यादा लाभ था और भारत के लोग चाय के बड़े प्रेमी होते थे और इसकी खपत भी बहुत ज्यादा होती थी। चूंकि ये चीन के साथ भी इसका बहुत तगड़ा जो है कॉम्पैक्ट था, कंपनी का अच्छी खासी आय आ रही थी, तो उसने कहा कि चाय और चीन के साथ छोड़ करके व्यापार कोई भी कर सकता है, इन दोनों के साथ तो व्यापार कौन करेगा? कंपनी करेगा। भाई कंपनी भी ब्रिटिश का था, वहां की सरकार की थी, तो कंपनी वही करेगी जो वहां की सरकार चाहती थी। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया गया 1813 में, याद रखे रहना, 1813 में एक सबसे बड़ा काम किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। अब सोचना जरा, 1813 में 1 लाख किया गया। हमारे यहां
आज अगर बात करें, ये समय आप जोड़ लो 2025, यानी 200 साल पहले अगर 1 लाख रुपया किया जा रहा है तो मतलब उस दौरान लगभग 100 करोड़ रुपया आवंटित था किसके ऊपर? शिक्षा पर। और यह शिक्षा किस लिए था? यह शिक्षा इसलिए नहीं था कि भारतीयों को पढ़ाया जा सके, यह शिक्षा इसलिए था ताकि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के बारे में सही जानकारी हो सके और अंग्रेजी पढ़ाया जाए। यह मूल मकसद था किसका? यह मूल मकसद था अंग्रेजों का। दूसरी ओर 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया गया ताकि वो अपने धर्म प्रचार के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी संस्कृति से परिचित करवाया जा सके और उन्हें धीरे धीरे हिंदू धर्म से अंग्रेज बनाया जा सके ताकि ये शासन व्यवस्था एक लंबे दौर तक चलता रहे। मेरे विचार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। इसको आप लोग चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं, देख लें। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, देखते जाइएगा। पूरा एक बार सिस्टम को देख लीजिए, कहीं से कोई भी चीज कट पिट तो नहीं रहा है। नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। एक बार और हम बताते हैं, बस मेन पॉइंट। 1776 में अधिनियम जो आया, वहां गवर्नर जनरल को कहा गया, क्या? गवर्नर जनरल को कहा गया आर्मी इन चीफ, आर्मी इन चीफ कहा गया। और दूसरी बात 1793 में एक पॉइंट आपको याद रखना है, आईसीएस की परीक्षा और भारतीय धन से ही वेतन मिलेगा। और तीसरा पॉइंट आप 1813 में आप करेंगे, व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। अब ये क्लास आगे की ओर हम लोग ले चलते हैं। अठारह 33 की बात होती है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है 1833। ओके, थोड़ा सा इसको रोक लो, थोड़ा पानी पिला।